अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थोड़ा वक्त तैयारी में सर्फ हुआ, लिबास वगैरह तब्दील किया और इसके बाद कैसर खान के साथ चल पड़ा। होटल में सादा लिबास में मलबूस नादिर खान मेरा मुंतज़िर था। इस शख्स से वाकई बड़ी अपनी माहियत का एहसास होता था। मैं बड़े तपाक से उससे मिला। नादिर खान मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, कहिए बहरीन के मामलात कैसे चल रहे हैं। मेरा कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, बस एक सादा सी ज़िंदगी गुजार रहा था। वहाँ पापा और भाईजान मुलाजमत करते थे और मैं ऐश करता था। लाहौर में दिल लग गया। हाँ, दिल तो लग गया है, लेकिन पापा की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। इस कमी को आप कभी फरामोश कर ही नहीं सकते। अपने आप को बहलाने वाली बातें हैं। वैसे इंतहाई माजरत के साथ आपके ख़ानदानी मामलात में थोड़ी सी मुदाखलत करना चाहता हूँ। कीजिए कीजिए, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नादिर खान ने चाय वगैरह मंगवा ली थी। चाय के छोटे छोटे घूंट लेते हुए उसने कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि उस दिन तायरा खानम ने मेरी जो बेइज्जती की थी मैं उसे बर्दाश्त कर गया तो बराह करम ये बात दिल से निकाल दीजिए। मैंने मुस्कुराकर नादिर खान को देखा और बोला, और अगर कोई बात दिल में ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। मैं आपसे संजीदगी से बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। कीजिए नादिर साहब। तायरा खानम ने इस दिन चांद खान के बारे में जो बात की आपने सुनी होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने चांद खान को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। बेशक मैंने उससे उस फ्लैट के बारे में पूछा था और वो इस बात से मुनकिर था कि वो कभी वहाँ गया है, जबकि कुद्सी साहब ने उसे देखते ही ये बात कह दी थी कि यही शख्स चांद खान है और यही फ्लैट पर आता था। बहरहाल मैंने जानबूझकर कुद्सी साहब का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो खातून इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती थी। बात यह है कि वो खुद मेरी निगाहों में मशकूक हो गई हैं और इसकी कुछ वजूहात हैं। मैंने इनके बारे में बहुत गहराई के साथ छानबीन की तो पता चला कि वो पुरअसरार उलूम की माहिर हैं और इन्होंने अपने घर पर एक दरसगाह बना रखी है, जिनमें बड़े बड़े लोग उनसे अपनी मुश्किलात का हल तलब करने आते हैं। इस तरह इनके ताल्लुकात का दायरा मज़ीद वसी हो गया है। इसके अलावा मुझे इस बात का भी इल्म हुआ है कि ताहिरा खानम का आपके ताया मुमताज़ साहब से जायदाद का तनाज़ा चल रहा है और इन्होंने इन पर मुकदमा कायम कर रखा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मेरे इल्म में ये बात तो नहीं आ सकी है कि आपके मरहूम वालिद से भी इनका कोई तनाज़ा चल रहा था या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं मिल सकी, लेकिन जितनी मालूमात हासिल हुई हैं इनसे ताहिरा खानम के किरदार का पता चल गया है। इन्होंने बाकायदा एक जाल फैलाया है और बहुत से लोगों से इनके जायदाद के तनाज़े चल रहे हैं। अब यहाँ मैं एक ख़ास बात कहूँगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। आपके वालिद साहब की मौत दम घुटने से वाक़ई हुई और यही कैफियत चांद खान की भी थी। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि मैंने इनके साथ ऐसा कोई सलूक नहीं किया जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती। आखिर दोनों मौतें यकसा क्यों थीं और ताहिरा खानम के पुरअसरार उलूम से इन दोनों अमवात का क्या ताल्लुक़ है। मैं ताहिरा खानम को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने आपके कहने पर मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मोहतरम मैं आपके वालिद साहब की मौत की फ़ाइल बंद नहीं करूँगा और अगर ताहिरा खानम भी इसकी जद में आई तो मैं इन पर हाथ डाल दूँगा। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ साहब, लेकिन बहरहाल मैं ये कर्ज गुजरूँगा। मैंने नादिर खान के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, और बात मेरे बाप की मौत की है। नादिर साहब, मेरा खुसूसी ताउन आपके लिए होगा। मेरे भाई वापस आ जाएं, मैं आपको अपने ख़ानदानी तनाज़ात और ताईजान के बारे में भी तफसीलात बताऊँगा। हम तहकीकात करेंगे। इसके बाद जो सूरत हाल सामने आएगी मैं आपको इससे अलग नहीं रखूँगा, ये मेरा वादा है। चांद खान की तदफीन के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। आप कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं। उस दिन से अब तक ताईजान से मेरी कोई मुलाकात ना हुई, ना सायरा से मेरी कोई मुलाकात हुई। हमारे दरमियान कोई रब्ता ना हुआ, ना ही मैंने ऐसी कोई कोशिश की। ठीक है, इजाज़त। नादिर खान खड़ा हो गया। मैंने बिल की रकम निकाल कर मेज़ पर रख दी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह हाथ उठाकर बोला, बहुत बड़े आदमी हैं आप शहाब साहब, लेकिन थोड़ा सा हमें भी मौका दे दें। इसके बाद हम दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। नादिर खान अपने गाड़ी में बैठकर चला गया और मैं कैसर खान के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन ताहिरा खानम ने नादिर खान के साथ जो तौहीन-आमेज़ रवैया इख्तियार किया था उसे बर्दाश्त करना कोई आसान काम ना था। पता नहीं नादिर खान ने किस तरह इनकी बातें बर्दाश्त कर ली थीं और उसे इस बात का पूरा हक था
कि वो ताहिरा खानम के बारे में तहकीकात करे, और जो बातें मेरे इल्म में आई थीं वो खासी पुरअसरार थीं। मसलन ताई जान का रवैया ताया अब्बू की तरफ रुख करके इन्होंने बात भी ना की थी, वो गुरूर की आखिरी हद तक पहुंची हुई थी। मेरे मसले में इन्होंने सिर्फ सायरा के कहने पर लचक इख्तियार की थी। मुझे बताया गया था कि सायरा के अलावा वो दुनिया में शायद किसी से मोहब्बत नहीं करती। फिर मसला पापा की मौत का था। इस बात का शुबा नादिर खान ने जाहिर किया था कि हो सकता है पापा से भी इनका कोई जायदाद का तनाज़े हो, और पापा की मौत में ताई का भी थोड़ा बहुत हाथ हो। अगर ऐसी बात है तो मैं ताई जान को पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। एक और बात मुझे याद थी कि चांद खान की लाश के पास भी वैसे ही बाल मिले थे जैसे पापा की लाश के पास। ये बाल कैसे थे और किसके थे ये मालूम नहीं हो सका था। फिर चांद खान की मौत भी पापा की तरह दम घुटने से वाक़ई हुई थी। ये तमाम बातें सोचता हुआ मैं घर की जानिब जा रहा था। मुझे इस बात पर हैरत थी कि चांद खान की मौत के बाद अचानक ही ताई जान ने खामोशी इख्तियार कर ली थी और मुझे फ़ोन तक नहीं किया था, जबकि अंदाज़ा ये था कि वो लोग भरपूर तरीके से मुझसे रब्ता रखेंगे। कार आखिरकार घर में दाखिल हो गई। सामने बरामदे में कोई बैठा हुआ था। मैंने कार से उतरकर उन लोगों को देखा और एकदम से मेरा दिल थक से हो गया। एक दानिया थी और दूसरी वही पुरअसरार औरत जिसने मुझे अपना नाम हमीदा बताया था और बाद में मेरी जेब से सैफूना की तस्वीर लेकर गायब हो गई थी। ये सबसे पुरअसरार किरदार था जिसके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका था। उसने पलट कर मुझे देखा। वो फुर्ती से दानिया के पास से उठी और घर के पिछले हिस्से की जानिब चली गई। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उसके पीछे दौड़ लगाऊं, लेकिन सारा काम खराब हो जाता। अलबत्ता मैं दानिया के पास पहुंच गया। कैसी हो दानिया? ठीक हूँ भाई। क्या बात है, आपका चेहरा कुछ अजीब सा लगा रहा है। नहीं, ऐसे ही बस। बड़ा लंबा चक्कर का लगा कर आया हूँ। ये कौन थी जो तुम्हारे पास बैठी हुई बातें कर रही थी? फिरदौस नाम बताती है, पहले भी आ चुकी है मेरे पास। गरीब औरत है, बराबर के किसी घर में काम करती है। मुझसे पूछ रही थी कि बीबी कोई काम हो तो मुझे बता दे दिया करें, मैं आपसे इसका कोई मुआवजा नहीं लूँगी। तुम्हें पता है कौन से घर में रहती है ये? नहीं, किसी पड़ोस के घर में काम करती है, रहती कहीं और है। मैंने ज़्यादा तफसील नहीं पूछी। दानिया ने जवाब दिया और मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। दानिया से कुछ कहने का मतलब था कि फिर सारी बातों की तफसील बतानी पड़ेगी। मैं खामोशी से अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद ताया अब्बू के सामने पेश हुआ। वो मेरी वापसी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। वो मुझसे नादिर खान की से मुलाकात के बारे में पूछने लगे और मैंने उन्हें पूरी तफसील बता दी। ताया अब्बू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। इन्होंने कहा, बहरहाल कानून का अपना एक मकाम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि कानून से इतनी बेपनाह बढ़ चुकी है, और फिर ताहिरा खानम जैसी खवातीन तो किसी को खातिर में ही नहीं लाती। नादिर खान जवान आदमी है, इसके पीछे लग गया तो कुछ ना कुछ करके ही छोड़ेगा। खुदा इसकी हिफाजत करे। ताया अब्बू को मुतमईन करने के बाद मैं मामा के पास जा बैठा। मेरे जहन में बहुत से मसले उलझे हुए थे। वो पुरस्कार और औरत अगर मुझे मिल जाती तो मैं पूछता कि सैफूना या गोनी से उसका क्या ताल्लुक़ है। वैसे तो मैं उसे देख चुका था कि वो गसल खाने में दाखिल होकर गुम हो गई थी। इसका मतलब है कि वो भी कोई सही किरदार नहीं है। मैं थोड़ी देर तक इन्हीं सोचों में गुम रहा और इसके बाद एक बार फिर मेरा दिल दादी अम्मा के पास जाने को चाहा। दादी अम्मा के पास इस वक्त भी कोई नहीं था और हस्बे मामूल मुरझाए हुए फूल की मानंद गर्दन झुकाए लेटी हुई थीं। इस वक्त इनके चेहरे पर कोई कैफियत नहीं थी। मैं उन्हें देखता रहा। फिर मैंने कहा, दादी अम्मा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं ऐसे वाक़यात से कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। या तो खुलकर मेरे सामने आइए या फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके कदमों से दूर चला जाऊं। मैंने दादी के चेहरे की जानिब देखा और एक लम्हे में महसूस कर लिया कि इनके चेहरे पर इज़्तिराब है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं था। बहुत देर तक मैं उनके पास बैठा रहा और फिर वहाँ से उठ गया। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब डॉक्टर इश्तियाक से मुलाकात करके इस बारे में बात करूँगा। दूसरे दिन मैं डॉक्टर इश्तियाक की तलाश में निकल खड़ा हुआ। क्लिनिक का जो पता मुझे बताया गया था, मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक इस वक्त इस अस्पताल में हैं। 2:30 बजे वो अपने क्लिनिक पर आ जाते हैं। कैसर खान मेरे साथ था। मैं 2:30 बजे तक का वक्त मुख्तलिफ जगहों पर गुजारने लग गया और अपने प्लाज़ा पर भी गया, वहाँ का जायज़ा लेता रहा। अब इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था, लेकिन जो उलझनें ज़हन और दिल पर सवार थीं उनसे निमटने के बाद ही कुछ कहा जा सकता था।
2:30 बजे मैं डॉक्टर इश्तियाक के पास पहुंचा। उनके दफ्तर में दाखिल हुआ तो मुझे एक बार फिर उनकी पुरस्कार शख्सियत का एहसास हुआ। बड़ा पुरवकार चेहरा था। मुझे फ़ौरन पहचान गए। आप तो शहाब मियाँ हैं। मैं समझा मेरा कोई मरीज़ है। आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, मैं आपका अच्छा खासा वक्त लूँगा और इसके लिए मुझ पर जो जिम्मेदारी आयद की जाएगी इसे पूरा करूँगा। यानी फ़ीस वगैरह की? जी, इसी की बात कर रहा था। बेटे बैठें, ऐसी बातें ना करें। बताइए, मुझसे क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब, उस दिन मैंने आपको अपनी दादी अम्मा के पास जाते हुए देखा। मैं आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ था। आपने वहाँ जो अंदाज़ इख्तियार किया है, यकीनन इसकी कुछ बुनियादें ज़रूर होंगी। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ दादी अम्मा के बारे में आपसे सवालात करना चाहता हूँ। क्या सवाल करना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, उनकी क्या कैफियत है? इंतहाई शानदार। वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट हैं। दिलो दिमाग, अंदरूनी निज़ाम, सब कुछ बिल्कुल सेट है। अलबत्ता दिमाग की शफाफ प्लेट पर एक पतली सी तह आ पड़ी है, जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस चीज़ का अक्स है। मैंने उन्हें सुला दिया है। वो नींद की कैफियत में है। आप इसे बेहोशी बिल्कुल नहीं कह सकते। उनकी सारी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं। मैं उनकी फ़ाइल आपको पेश करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी हर बात पर यकीन कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल महफूज हैं। ये बात भी मुझे उनके दिमाग की प्लेट से हासिल हुई है, क्योंकि एक मुतमईन और पुरसकून मरीज़ के अंदर कुछ ऐसी कैफियत पाई जाती हैं जिनसे पता चलता है कि वो अपने तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। क्या समझे आप? मगर डॉक्टर साहब, आप देखें, मैं बेमकसद मुआवजा वसूल नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया है कि वो बिल्कुल महफूज हैं। मैं सिर्फ उनके जिस्मानी निज़ाम की हिफाजत कर रहा हूँ और इसमें कामयाब हूँ। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। किसी भी वक्त उन्हें इस अक्स से निजात मिल सकती है जो एक साए की तरह उनके दिमाग पर छाया हुआ है। जैसे ही वो अक्स उनके दिमाग से हटा, वो आंखें खोलकर होश में आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत तफसील तो हमारे बारे में भी आपको पता चल गई होगी। मैं अपने मतलब की बात पर आया। हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मैं उस घर के माहौल के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या क्या वहाँ जन्नत का बसेरा है? मैंने बराह रास्त सवाल कर डाला। डॉक्टर इश्तियाक सोच में डूब गए। कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जब ये अल्फाज कहे हैं और इन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया, तो बराह करम थोड़ी सी मदद और फरमाइए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ। एक बात बताइए, क्या आपको वहाँ कोई तकलीफ़ हुई है? डॉक्टर साहब, तकलीफ़ तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे पुरअसरार वाक़यात हुए हैं जिन्होंने मुझे ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया है। देखिए, अगर आपको वहाँ कोई तकलीफ़ अभी तक नहीं हुई, तो मेरा अपना ख़्याल है कि वहाँ आपको कोई तकलीफ़ होगी भी नहीं। जहाँ तक इजना का ताल्लुक़ है, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंसानों के दरमियान उनकी मौजूदगी कोई ताज्जुब खेज़ अमल है। मैं बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखता, बस थोड़ी बहुत मालूमात जो मुझे हासिल हैं, इन्हीं के बारे में कह सकता हूँ। वो भी इसलिए कि आपने मुझसे ये सवाल किया। क्या समझे आप? जी डॉक्टर साहब, थोड़ी सी मदद चाहता हूँ आपसे। देखिए, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, इसलिए हमें हर खुशी को इसका इनाम और हर परेशानी को आजमाइश और मसलहत इलाही के ताबे समझना चाहिए। और जब भी आपको किसी शैतानी ताकत का सामना करना पड़े, अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए, कुरान हकीम से मदद लीजिए। अपनी परेशानी में, अपने दुख में, अपनी तकलीफ़ में सिर्फ़ अल्लाह ताला का कलाम ही आपको इस मखलूक के शर से निजात दिला सकता है। इस वसी कायनात में इंसान के अलावा लाखों किस्म की मखलूक़ात मौजूद हैं। इन मखलूक़ात में कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इन छुपी हुई मखलूक़ात में शैतान भी शामिल है। कुरान पाक में शैतान से बचने के लिए बार बार ताकीद की गई है और शैतान की पैरवी करने वाले अल्लाह से लड़ने वाले करार दिए गए हैं। क्या समझे आप? मेरा मतलब ये है कि इंसान और शैतान कहीं भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते। हर नेक व बद इंसान के साथ शैतान लगा रहता है। कमज़ोर लोग इसके फंदे में फंस जाते हैं, जबकि नेकोकार इसके काबू में नहीं आते। आप ये हर तरह से महफूज हैं। आप सिर्फ अपने अकायद में मजबूत रहें, और अगर कहीं से आपको कोई इशारा मिलता है कि आपकी शैतान से हिफाजत की जा रही है, तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, इम्तिहान की एक मंजिल ज़रूर होती है और इसके भी कुछ न कुछ अवामिल होते हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मेरे लिए और कोई खिदमत?